यस्टरडेज टॉपिक में हमने आप लोगों को एनीमिया कैसे डिटेक्ट करते हैं, उसके पैरामीटर्स, इंडिसेस के हिसाब से कैसे आप उसकी डायग्नोसिस बनाएंगे कि किस टाइप का एनीमिया है, मॉर्फोलॉजिकली, जो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एक होता है उसके हिसाब से कैसे हम उसकी डायग्नोसिस बनाएंगे, इसके बारे में मैंने डिस्कस किया था। उसमें बेसिकली हम लोगों ने जो जो पॉइंट्स पे डिस्कस किया था वो क्या क्या थे। एक तो पीसीवी, एमसीवी, एमसीएच, हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, हीमोग्लोबिन, आरबीसी काउंट, ठीक है, आरडीडब्ल्यू, ठीक। तो इसके बेसिस पे हम लोगों ने मॉर्फोलॉजिकली कैसे जो है एनीमिया को हम लोग क्लासिफाई करते हैं, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। मॉर्फोलॉजी में क्या होता है? मॉर्फोलॉजी का मतलब, मॉर्फोलॉजी मींस द साइज एंड द शेप एंड द कलर, ठीक है। द साइज एंड द शेप एंड द कलर, क्या उसका साइज है, क्या उसका शेप है और क्या उसका कलर है, उसके बेसिस पे हम लोगों ने डिस्कस किया था। वो बात वहां पर खत्म हो गई। अब हम लोग इंडिविजुअली वी विल बी टॉकिंग अबाउट द एनीमिया, टाइप्स ऑफ एनीमिया and their pathophysiology and causes। अब उसके लिए सबसे पहले हम लोगों को यह मालूम होना चाहिए कि कौन कौन से मोस्ट कॉमन एनीमियाज होते हैं जो हम लोगों को डेली लाइफ में मिल जाते हैं। सबसे कॉमन कौन सा एनीमिया है? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो हम लोग आज जो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से ही स्टार्ट करेंगे। और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में भी सबसे कॉमनली जो पुअर कंट्रीज हैं, जो थर्ड वर्ल्ड जिसे कहते हैं, ठीक है, तीन तरीके के कंट्रीज होती हैं, या डेवलप्ड होती हैं, ठीक है, या डेवलपिंग होती है, या फिर अंडर डेवलप्ड होती है। तो तीन तरीके की कंट्री, उसको हम लोग थर्ड वर्ल्ड कहते हैं, तीसरी दुनिया। तो थर्ड वर्ल्ड, जो भी थर्ड वर्ल्ड है, दैट आर मोर प्रोमिनेंट फॉर दीज रीजंस, ठीक है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से सबसे ज्यादा जो प्रभावित देश हैं उसमें से जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, क्यों? मैक्सिमम न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, ठीक। और डेवलपिंग कंट्रीज में वो कंट्रीज जहां पे मैक्सिमम लोग वेजिटेरियंस होते हैं, उनमें ये ऐसा हम लोगों को बुक में जो बताया गया है वो है। क्योंकि मुझको बोलना है इसलिए मैंने जो है ये शब्द का इस्तेमाल किया कि मैक्सिमम जो है वेजिटेरियन, मैं खुद भी वेजिटेरियन हूं, तो इसलिए जो है उससे इसका कोई ज्यादा मतलब नहीं है। तो उसमें भी सबसे कॉमन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के लिए हम लोगों को सबसे पहली चीज जो मालूम होनी चाहिए वो ये मालूम होना चाहिए कि किसकी कमी की वजह से होता है ये? आयरन की कमी की वजह से होता है, ठीक है। आयरन की कमी की वजह से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। एक सेकंड। तो अब इसमें जो है मेन चीज हम लोग को ये माननी है कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया मॉर्फोलॉजिकली आप अगर देखोगे तो किस टाइप का एनीमिया होता है? मॉर्फोलॉजिकली किस टाइप का एनीमिया होता है? माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, ठीक है। माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, ये तो मॉर्फोलॉजिकली हो गया। अब मेन कॉजेस क्या क्या होते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के? सबसे पहला कॉज आप लोग क्या रखोगे? या फिर डिमांड इंक्रीज हो जाए, ठीक है, या फिर सप्लाई डिक्रीज हो जाए, ठीक है। पहली चीज है इंक्रीज डिमांड और डिक्रीज सप्लाई, ये एक कॉज हो गया, ठीक है। किस किस कंडीशन में डिमांड इंक्रीज हो जाती है? प्रेगनेंसी में हो जाती है। और कोई कंडीशन जो इंक्रीज डिमांड की हो? फिजियोलॉजिकल कंडीशन कोई जिसमें डिमांड इंक्रीज हो जाए? लैक्टेशन, ठीक है, प्रेगनेंसी, दूसरा लैक्टेशन, तीसरा
तीसरा सब लोग वहां बैठे हैं। एक मिनट आ जाए वरना बड़बड़ अभी मुझे, एक मिनट। फिर तीसरा क्या रीजन हो सकता है जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में इंक्रीज डिमांड की वजह से होता है? एनीबॉडी? फीमेल्स इन रिप्रोडक्टिव एज, मेंस्ट्रुएशन, मोस्ट कॉमन मेंस्ट्रुएशन, ठीक है? मेंस्ट्रुएशन में, ठीक, नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन कितना होता है फीमेल्स में? मेंस्ट्रुएशन कितने, अगर मेंस्ट्रुएशन जैसे हो रहा है तो कितना ml ब्लड लॉस होगा? मार डालोगे लड़की को तुम? मेंस्ट्रुएशन अगर हो रहा है तो कितना ml ब्लड लॉस होगा? लड़कियों को तो मालूम होना चाहिए, नहीं मालूम है? अपने बारे में नहीं मालूम? कोई गैस? 80 मार दोगे उसको? अभी उसने 70 बोला, हमने बोला मार दोगे। सबसे गैस 30 to 50 ml, ठीक है, पर साइकिल। 30 to 50 ml पर साइकिल, पर साइकिल 30 to 50 ml होता है, ठीक है? अब अगर इससे ज्यादा हो रहा है तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? अगर 50 ml से ज्यादा हो रहा है तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम लोग? मेनोरेजिया, ठीक? अगर 50 ml से ज्यादा है तो उसको मेनोरेजिया कहेंगे। मेनोरेजिया का मतलब मेंस्ट्रुएशन more than 8 days, more than 50 ml blood loss plus blood clots, ठीक? ये तीन चीजें हैं तो आप उसको मेनोरेजिया कहोगे। अब ये चीज तो हो गई। अब एक चीज आप लोगों को ये बतानी है कि आयरन कहां से एब्जॉर्ब होता है? वेयर इज आयरन एब्जॉर्ब? बॉडी में कहां पे एब्जॉर्प्शन होता है आयरन का? आयरन एब्जॉर्ब कहां पर होता है? एब्जॉर्ब्ड इन ड्यूडेनम, ठीक है? स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूडेनम, ठीक है? मैक्सिमम जो है ड्यूडेनम में एब्जॉर्ब होता है। और ड्यूडेनम से कहां जाता है? ड्यूडेनम से कहां जाता है? सर्कुलेशन। सर्कुलेशन मतलब हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर। ब्लड वेसल से फिर हम लोग के कहां जाता है? उधर रेस्पेक्टेड एरियाज। कहां पर? कौन कौन से रेस्पेक्टेड एरियाज में जाता है? बोन मैरो में जाएगा, ठीक है? आयरन की जरूरत तो पड़ेगी ना हीमोग्लोबिन बनाने के लिए और एरिथ्रोब्लास्ट बनाने के लिए, ठीक है? एरिथ्रोसाइट्स बनाने के लिए। तो आयरन कहां जाएगा? वहां पर। दूसरा और कहां पर जाएगा? मसल्स में, ठीक? और कहां पर जाएगा? मैक्रोफेजेस में, ठीक? लिवर के मैक्रोफेज, स्प्लीन के मैक्रोफेज, ठीक है? और मसल्स के मैक्रोफेज, जो भी आपके ऑर्गन्स होंगे उन सभी के मैक्रोफेजेस में जाकर के वो आयरन स्टोर हो जाता है। अब फिर बोन मैरो से वो जो आयरन होता है उसको लेकर के वो क्या करेगा? रेस्पेक्टेड जगहों पे ट्रांसफर करेगा, ठीक है? हीमोग्लोबिन बनाने के लिए, आयरन बनाने के लिए, है ना, आरबीसीज बनाने के लिए उसको रेस्पेक्टेड जगहों पे वहां से अपनी अपनी जगह पे ट्रांसफर कर देगा। तो ये जो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया समझने के लिए सबसे पहली चीज है कि आयरन मेटाबॉलिज्म आप लोगों को मालूम होना चाहिए। आयरन मेटाबॉलिज्म यही होता है, पहले आयरन आएगा ड्यूडेनम में, ड्यूडेनम से जाएगा सर्कुलेशन में, और फिर सर्कुलेशन से जाएगा किसमें? बोन मैरो में, मसल्स में, मैक्रोफेजेस में, वहां जाकर के स्टोर हो जाएगा। जहां पे मैरो होगी वहां पे जो है वो हाउस होता है, जहां से जो है वो फर्दर एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोब्लास्ट जो उसकी सीरीज है उसमें जो है वो होता है। किस लेवल पे हीमोग्लोबिनाइजेशन होता है? कल बताया था किस लेवल पे हीमोग्लोबिनाइजेशन होता है? लेट की इंटरमीडिएट? इंटरमीडिएट, ठीक है? अब
नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, कितना नॉर्मल आयरन होता है, कितने नॉर्मल आयरन, टोटल बॉडी आयरन नॉर्मल कितना होता है? 2 से 5 ग्राम, ठीक है, 2 to 5 ग्राम नॉर्मल बॉडी आयरन, टोटल नॉर्मल बॉडी आयरन 2 से 5 ग्राम होता है। और ये 2 फॉर्म में प्रेजेंट होता है आयरन बॉडी के अंदर, ठीक है, 2 फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है। पहला फॉर्म, हाँ नहीं, ये तो आप कंपाउंड का नाम बता रहे हैं। पहला फॉर्म होता है फंक्शनल, दूसरा फॉर्म होता है नॉन फंक्शनल। पहला फॉर्म होता है फंक्शनल, फिर किस किस फॉर्म में होता है? फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल। ठीक है, अब ये फंक्शनल नॉन फंक्शनल के बीच में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल? द फंक्शनल मीन्स दैट इज इन द एक्शन, ठीक है, एंड नॉन फंक्शनल मीन्स दैट इज इन द स्टोर्ड फॉर्म। ठीक है, जो भी आयरन हमारा, जिसको एक्शन लेना है, जिसको काम करना है रोज, वो फंक्शनल आयरन है। और जो नॉन फंक्शनल है, जब जरूरत पड़ेगी तब उसका इस्तेमाल। जैसे जो पैसे आप रोजमर्रा में कमा रहे हैं, उसका आप रोजमर्रा में जो खर्चे कर रहे हैं, उसका भी कुछ अमाउंट आप अपने पास रखते हैं, और जो रोजमर्रा में आपको जरूरत नहीं पड़ती वो आप बैंक में रख देते हैं, कुछ परसेंट आप बैंक में रख देते हैं। तो वो जो बैंक वाला है पैसा, दैट इज नॉन फंक्शनल, पड़ा हुआ है, जब जरूरत होगी तब उसका इस्तेमाल होगा। और जो अभी आपके हाथ में है वो दैट इज फंक्शनल, उसको आप अभी इस्तेमाल कर सकते हो। तो उसी तरीके से आयरन भी 2 फॉर्म में होते हैं। अब जो फंक्शनल होता है दैट इज 80%, बाहर जो पैसा है वो 80% है, फंक्शनल फॉर्म 80% होता है, और नॉन फंक्शनल फॉर्म जो होता है 15-20% होता है। ठीक है, ये 70 to 80% वो 15 to 20%, ऐसे ही जो है उन दोनों के बीच में इसी तरीके से बैलेंस होता है। अब इस 80% में से भी जो आयरन होता है दैट इज हीमोग्लोबिन, क्या फॉर्म करता है? हीमोग्लोबिन फॉर्म करता है। तो वो हीमोग्लोबिन जो होता है दैट इज 80%। अब इस 80% का, लेट सपोज दिस इज 100%, दिस 80% इज 100% फॉर फंक्शनल आयरन। ठीक है, ये 80% फंक्शनल आयरन के लिए क्या है? 100%। अब इस 100% में से जो 80% होगा वो क्या होगा? हीमोग्लोबिन। ये मैक्सिमम काम करता है, हीमोग्लोबिन का ही मैक्सिमम काम होता है। क्या काम होता है हीमोग्लोबिन का? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कराना, ये बेसिक काम होता है हीमोग्लोबिन का। और दूसरा होता है मायोग्लोबिन। दूसरे नंबर पे क्या आता है? मायोग्लोबिन। ठीक है, ये कितने परसेंट होता है? 15%। ठीक है, ये 15% होता है। अभी जो मेरे हाथ पैर चल रहे हैं ये मेरे मायोग्लोबिन की वजह से चल रहे हैं, है ना? ये जो मेरा हाथ पैर सब चल रहे हैं, ये दिस इज बिकॉज ऑफ माय मायोग्लोबिन। मेरे शरीर में इस टाइम पे 15% और 20% वो जो मायोग्लोबिन है वही ही मदद कर रहा है मेरे को, जो है हाथ पैर चलाने में। तो मायोग्लोबिन क्या करता है? ये भी आयरन ही होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन का फॉर्म होता है। और ये क्या करता है? मसल्स के अंदर ऑक्सीजन पहुंचाएगा। ठीक है, मसल्स के अंदर ये क्या करेगा? ऑक्सीजन को पहुंचाएगा, तभी तो मसल्स काम करेंगी। ठीक है, एनारोबिक हो जाएगा वरना सब कुछ। तो ये क्या करता है? मसल में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। ठीक, फिर इसके बाद जो फंक्शनल आयरन होता है वो और क्या बनाता है? दैट मेक्स एंजाइम्स। ठीक है, वो क्या बनाता है? एंजाइम्स। ये बनाएगा आपका क्या? एंजाइम्स। एंजाइम्स में क्या क्या फर्दर डिवीजन होता है? एंजाइम्स में क्या क्या आ जाता है? पहला साइटोक्रोम, ठीक है, दूसरा कैटालिस्ट्स। ठीक है, एंजाइम में पहले आएगा साइटोक्रोम,
दूसरे नंबर पर आएगा कैटालिस्ट। ये साइटोक्रोम क्या चीज होती है? 12वीं पास की हो कि पेपर पर्ची से कराए थे? हैं? 12वीं पास की हो ना? साइटोक्रोम क्या होता है? तुम लोग तो अभी फ्रेश हो, 12वीं पास करके जस्ट आए हो, हमें तो 20 साल हो गया है, 15 साल तो हो ही गया होगा। साइटोक्रोम क्या होता है? कहां काम आता है साइटोक्रोम? बायोकेमिस्ट्री किसके किसके पास है? कौन कौन बायोकेमिस्ट्री में? हाँ, वेरी गुड। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लिए होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये कहां पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, वहां पर हीमोग्लोबिन ये होता है, आयरन होता है, उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के एक्टिवेशन के लिए ये बहुत जरूरी है। फिर आपका आता है कैटालिस्ट। अच्छा, स्टोरेज फॉर्म आयरन का कहां होता है? स्टोरेज फॉर्म आयरन का, स्टोरेज फॉर्म आयरन का स्टोरेज फॉर्म क्या क्या होता है? मैंने अभी बताया था कहां कहां स्टोर होता है आयरन। स्टोरेज फॉर्म कहां कहां होता है? मेरे को रिस्पॉन्ड चाहिए। लिवर, स्प्लीन, बोन मैरो। ठीक है, लिवर, स्प्लीन, बोन मैरो। लिवर, स्प्लीन, बोन मैरो मसल में भी जाके स्टोर होता है, लेकिन वहां यूज हो जाता है। ठीक है। अच्छा, अब ये तो मैंने जो है फंक्शनल आयरन की बात करी। अब जो नॉन फंक्शनल आयरन होता है, ये क्या होता है? नॉन फंक्शनल आयरन क्या होता है? बहुत टेस्ट किए तुम लोगों ने भाग भाग करके कोविड में, खूब पैसे कमाए हैं, लेकिन कोई बोल नहीं रहा है। नॉन फंक्शनल आयरन बहुत टेस्ट किए तुम लोगों ने नॉन फंक्शनल आयरन के। क्या होता है नॉन फंक्शनल आयरन? हाँ, फेरेटिन। वेरी गुड। नॉन फंक्शनल आयरन होता है फेरेटिन। ठीक है, खूब टेस्ट किए हैं फेरेटिन के तुम लोगों ने। 15 से 20% बॉडी में फेरेटिन होता है। ये क्या होता है? स्टोर्ड फॉर्म, सेल्स के अंदर का स्टोर्ड फॉर्म होता है। इसका अपना अलग सिग्निफिकेंस है। क्या होता है फेरेटिन? कोविड में क्या होता था फेरेटिन? क्या होता था कोविड में? फेरेटिन का लेवल क्या हो जाता था? बढ़ जाता था। ठीक है, क्यों बढ़ जाता था? क्योंकि सेल की, ये मान लीजिए सेल है, इस सेल के अंदर यहां पर हमारे फेरेटिन स्टोर्ड है। अब कोविड इंफेक्शन हुआ, इंफेक्शन में क्या होगा? सेल डैमेज होगा। जब सेल डैमेज होगा तो क्या होगा? अंदर का फेरेटिन बाहर इंट्रासेलुलर से एक्स्ट्रासेलुलर आ गया। एक्स्ट्रासेलुलर से कहां जाएगा? वेस्कुलर, वेसल्स में क्या होगा? फेरेटिन का लेवल बढ़ जाएगा। ब्लड से खींचोगे उसमें फेरेटिन का लेवल बढ़ा हुआ निकलेगा। ठीक है, और ये सेल जो डेड हुई है, तो इससे क्या निकलेगा? डेड सेल में से क्या निकलता है? आ जाओ, डेड सेल में से क्या निकलता है? डेड सेल में से, डेड सेल में से क्या निकलता है? एलडीएच निकलता है। ठीक है, डेड सेल में से एलडीएच निकलता है, तो एलडीएच लेवल भी राइज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक फंक्शन है फेरेटिन का। तो फेरेटिन याद होना चाहिए, दिमाग में होना चाहिए। स्टोरेज फॉर्म होता है आयरन का फेरेटिन। और दूसरा हीमोसिटी। गुड, हीमोसिटी। गूगल खोल के बैठे हो? हीमोसिट्रिन। नाउ कुछ अमाउंट आयरन का कहां पे स्टोर होता है? कुछ अमाउंट आयरन का कहां पर और कहां पर स्टोर्ड होता है? हिपैटोसाइट्स में भी स्टोर होता है। ठीक है, चलो अब ये बात तो हमने पूरी आयरन के बारे में डिस्कशन कर लिया है। कहां से होता है, कहां को जाता है, किधर बैठता है, किधर उठता है। ठीक है, उसके बाहरी ऑरा के बारे में हमने बात कर लिया। अब उसके मेटाबॉलिज्म के बारे में बात करेंगे। ये मेटाबॉलिज्म बहुत क्लियर होना चाहिए, वरना आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया क्लियर नहीं हो पाएगी। और एग्जाम में जिनका जिनका है ये आयरन मेटाबॉलिज्म हम पूछ लेंगे। ठीक है, बताना पड़ेगा, होल्ड करना पड़ेगा। कुछ पूछ रहे थे? सर थैलेसीमिया में फेरेटिन लेवल बहुत हाई हो जाते हैं। हाँ, और सेल डैमेज।
सेम जहाँ हीमोलिसिस होगी तो वहां पर हो जाएगा। चल, बेसिकली हमको आयरन कहाँ से मिलता है? फूड प्रोडक्ट से, ठीक है, जो हम लोग खाते हैं। कौन कौन से फूड प्रोडक्ट्स होते हैं? सबसे पहला दो तरीके के होते हैं, एक वेजिटेरियन, एक नॉन वेजिटेरियन। सबसे बेस्ट क्वालिटी कौन सा होता है? बुक में लिखा हुआ है तो मैं बोल रहा हूँ, वरना मैं नहीं मानता। बुक में लिखा हुआ है कि एनिमल प्रोडक्ट्स आर द बेस्ट प्रोडक्ट फॉर आयरन, ठीक है। एनिमल प्रोडक्ट जो होते हैं वो सबसे अच्छा आयरन को, आयरन एब्जॉर्प्शन उनका सबसे अच्छा होता है, उनका आयरन की क्वालिटी सबसे अच्छी होती है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन सबसे ज्यादा अमाउंट में मीट, योक, ठीक है, और लिवर टिश्यू इनमें, क्योंकि इसमें स्टोर्ड फॉर्म में आयरन होता है ना, फेरेटिन, तो इन सब के अंदर जो है। और मायोग्लोबिन मसल्स, जो हम लोग फ्लेश खाते हैं, मीट, वही उसके अंदर होता है। अच्छा, दूसरी चीज, आयरन और कहां प्रेजेंट होता है? आयरन जो है हम लोग की वेजिटेरियन डाइट में प्रेजेंट होता है, ठीक है, बट दैट इज ऑफ लो क्वालिटी आयरन, ठीक है। उसका एब्जॉर्प्शन इतना अच्छा नहीं होता है, ये मैं भी बताऊंगा क्यों एब्जॉर्प्शन अच्छा नहीं होता है। इसको हम लोग इनऑर्गेनिक आयरन भी बोलते हैं, ठीक है। इनऑर्गेनिक, एक होता है ऑर्गेनिक और एक होता है इनऑर्गेनिक। तो ये जो हम लोग का वेजिटेबल में प्रेजेंट होता है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक आयरन। इसी की वजह से जो है ये नॉन हीम फॉर्म होता है, ठीक है। इट इज नॉट डायरेक्ट हीम, जो हम लोग फिश से ले रहे हैं और एग से ले रहे हैं, दैट इज डायरेक्ट हीम। तो इस वजह से उसका एब्जॉर्प्शन ज्यादा अच्छा है। और लेकिन ये जो है नॉन हीम आयरन है, तो इसको कन्वर्ट होना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर ये एब्जॉर्ब होता है, और एब्जॉर्प्शन भी इतना अच्छा नहीं होता है। तो इस वजह से जो है इसका बहुत एब्जॉर्प्शन अच्छा ना होने की वजह से इसको सुपीरियर क्वालिटी का आयरन नहीं माना जाता है। अब कितना परसेंट आयरन एब्जॉर्ब होता है हमारी बॉडी में जो हम खाते हैं उसमें से? 20%, ठीक है। 20% आयरन हमारा जो हम खाते हैं उसमें से हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होता है। अब इसके लिए आप लोग चाहें तो एक ये डायग्राम है, इसको आप बना सकते हैं। अब राइट से हम दो फॉर्म में आयरन लेंगे। ये क्या है? दिस इज ड्यूडिनम, ठीक है। इसको आप ड्यूडिनम समझ लीजिए। ये जो हमने बनाया है ये ड्यूडिनम का एक सेल, ठीक है। दिस इज द सेल ऑफ ड्यूडिनम। और ये सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये बोन मैरो है, ये मैक्रोफेज है, ये लीवर है। इन्हीं तीन चार के बीच में जो भी होना होगा होगा। अब जो हमने आयरन लिया दो फॉर्म में लिया, ठीक है। पहला सोर्स जो है वो एक वेजिटेरियन सोर्स है, दूसरा सोर्स जो है वो क्या है? नॉन वेजिटेरियन। दोनों की बात करेंगे। तो वेजिटेरियन सोर्स में क्या क्या आ जाएगा? सीरियल्स, मीट, ठीक है, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। और नॉन वेजिटेरियन सोर्स जो होगा उसमें क्या आ जाएगा? उसमें बेसिकली आपका मीट, एग, योक, ये आ जाएगा।
अब जो नॉन वेजिटेरियन सोर्स होता है, क्योंकि वो ऑर्गेनिक सोर्स होता है, तो उसके लिए हमको जो है कन्वर्जन की जरूरत नहीं पड़ती है, वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब होता है। लेकिन जो वेजिटेरियन सोर्स होता है उसमें हमको कन्वर्जन की जरूरत पड़ती है। अब ये कैसे पड़ती है, कैसे कन्वर्जन होता है, ये हम आपको समझाते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, आयरन किस फॉर्म में आता है, फेरिक फॉर्म में कि फेरस फॉर्म में? फेरिक फॉर्म में कि फेरस फॉर्म में? ट्राइवेलेंट होता है कि डाइवेलेंट होता है? ट्राइवेलेंट। तो क्या हुआ, फेरिक हुआ, ठीक है, फेरिक फॉर्म में आएगा। ठीक, फेरिक फॉर्म में आएगा, उसको हमें जो ड्यूडिनल सेल्स हैं उसके अंदर किस फॉर्म में एब्जॉर्ब कराना है, फेरस फॉर्म में। ठीक है, नॉन वेजिटेरियन सोर्स से जो आया वो तो हमारा डायरेक्ट अंदर जाकर के एब्जॉर्ब होकर के पहुंच गया। ठीक है, लेकिन उसमें कोई ऐसी समस्या नहीं होती। आयरन ट्रांसपोर्टर होता है, वो आयरन ट्रांसपोर्टर से, ये आयरन ट्रांसपोर्टर होता है। ठीक है, इससे जो है ये आकर के अंदर ट्रांसफर हो गया डायरेक्ट, कोई इसमें दिक्कत। लेकिन जो आपका वेजिटेरियन सोर्स होता है वो दैट इज, उसमें क्योंकि वो इनऑर्गेनिक सोर्स होता है, ठीक है, तो उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम लोग को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। वो क्या होता है, इसको हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इसमें फेरिक रिडक्टेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, फेरिक रिडक्टेज एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है फेरिक रिडक्टेज। मान लो यहां से ये आया, ठीक है, ये Fe3+ है। अब इसको हमें अंदर भेजना है, तो फेरस फॉर्म में भेजना है। तो फेरस फॉर्म में भेजने के लिए हमको यहां पर एक एंजाइम होता है। ठीक है, मैं यहां पे स्टार बना दे रहा हूं तो आप लोगों को याद रहेगा। ये एंजाइम का नाम होता है फेरिक रिडक्टेज। इस एंजाइम का नाम होता है फेरिक रिडक्टेज। ये क्या काम करेगा, रिड्यूस करेगा, नाम रिडक्टेज है, तो Fe3+ को क्या करेगा, Fe2+ में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, इट विल कन्वर्ट Fe3+ इंटू Fe2+। अच्छा, ये फेरस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, लेकिन फेरस फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद भी इसको अंदर जाने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। वो कैसे अंदर जाएगा, ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं, ये बकवास नहीं है, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के बहुत सारे कॉजेज होते हैं जो हम लोग को मालूम नहीं होता है। हमें सिंपल मालूम है कि आयरन नहीं है इसलिए आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, लेकिन अगर आप जेनेटिकली आगे बढ़ेंगे और आने वाले टाइम पे सीरम में ये फेरिक आ सकता है। कभी कोई डॉक्टर पागल हुआ और कोई पढ़ा लिखा हुआ तो ये बोलेगा आयरन बहुत दिन से दे रहा है, पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है, बार बार उसका आयरन कम हो जा रहा है, बार बार उसका आयरन कम हो जा रहा है। कई बार होता है पेशेंट को कोई कुछ भी नहीं, सब कुछ है, सब कुछ ठीक है, लेकिन तब भी आयरन उसका कम हो जा रहा है, आयरन देने के बाद भी आयरन कम रह रहा है। क्यों कम रह रहा है, रीजन है, हो सकता है उसके अंदर इस एंजाइम की कमी हो सकता है उसके अंदर जो है ये आयरन ट्रांसपोर्टर की कमी हो सकता है उसके अंदर जो है जो अभी मैं और आगे एंजाइम्स बताऊंगा उसकी कमी हो, उसकी डेफिशिएंसी की वजह से भी तो आयरन कम हो सकता है। जरूरी थोड़ी ना है कि आयरन की कमी की वजह से आयरन कम हो, इसकी डेफिशिएंसी की वजह से भी तो आयरन कम हो सकता है। वेस्टर्न वर्ल्ड में वहां पे क्योंकि हाई एंड डाइट है लोगों की और सब कुछ अच्छा है, लेकिन वहां पर भी हर 6th पर्सन को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। और उसके पीछे का रीजन यही है कि एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो पा रहा है, अंदर ही नहीं जा पा रहा है, स्टोर ही नहीं हो पा रहा है। तो एब्जॉर्प्शन ही अगर नहीं हो पा रहा है, कि एब्जॉर्प्शन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं भाई, या फिर आपका गैस्ट्रिक म्यूकोजा खराब है, ये एक रीजन हो सकता है। ड्यूडेनल म्यूकोजा आपका खराब है, एक ये रीजन हो सकता है। या फिर ड्यूडेनल म्यूकोजा में आपकी कोई पर्टिकुलर प्रोटीन की और एंजाइम की डेफिशिएंसी हो,
रिडक्टेज एंजाइम की डेफिशिएंसी हो सकती है, आयरन को कन्वर्ट ही नहीं कर पा रहा है Fe2+ में, तो वो रिडक्टेज एंजाइम की डेफिशिएंसी हो सकती है। या फिर आपकी किस चीज की डेफिशिएंसी हो सकती है, डायमेटल प्रोटीन, ठीक है। Fe2+ में कन्वर्ट हुआ, Fe2+ में कन्वर्ट होने के बाद इसको ट्रांसपोर्ट कराना है, ठीक है। इसको हमें क्या करना है, ट्रांसपोर्ट कराना है। तो ट्रांसपोर्ट कराने के लिए डाइवेलेंट मेटल आयन ट्रांसफर नाम का एक कंपाउंड होता है, ठीक है। ये पोर्ट होता है, ये डाइवेलेंट मेटल आयन ट्रांसपोर्ट, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, डाइवेलेंट मेटल आयन ट्रांसपोर्ट 1, DMIT1। ये क्या करता है, आयरन को, Fe2+ वाला आयरन जो है इसको यहां पे ट्रांसफर कर देता है। पहुंच गया, अंदर पहुंचा दिया इसने। अब ये अंदर जब पहुंच गया तो क्या होगा, ड्यूडिनल म्यूकोजा में पहुंच गया। अब ड्यूडिनल म्यूकोजा में पहुंचने के बाद ये क्या करेगा, यहां पर दो चीजें होंगी। पहली चीज, या फिर ये यहां से सीधा यहां पहुंच जाएगा, ये एपिकल साइट है, एपिकल मतलब पहले की, ठीक है, एपिकल। और ये बेसोलैटरल साइड है, दिस इज द बेसोलैटरल साइड, मतलब जो ब्लड वेसल से लगी हुई है साइट है नीचे वाली, और ये ऊपर वाली साइड है, ठीक है। दिस इज एपिकल, एपिकल मतलब जो ऊपर है, जिससे सबसे पहले आयरन टच कर रहा है, दैट इज द एपिकल वन। और दिस इज द बेसोलैटरल, बेसोलैटरल मतलब जहां पे आयरन है, ठीक है। तो दो साइड्स होती हैं, बेसोलैटरल और एपिकल। एपिकल साइड से घुसा, बेसोलैटरल साइड पे फंसा। अब इतना आसान इसके लिए भी अभी नहीं है। आयरन जो होता है बहुत टॉक्सिक भी होता है बॉडी के लिए। सारा आयरन जो ले रहे हैं सब एब्जॉर्ब अगर हो जाए और सब कुछ अगर वहां पहुंच जाए तो क्या होगा, डीएनए डैमेज हो जाएगा, ठीक है। अगर सारा आयरन जो है वहां पहुंच गया तो क्या होगा, डीएनए का डैमेज हो जाएगा, सेल्स के डैमेज, सेल का डैमेजिंग होना चालू हो जाएगा। एक बीमारी होती है हीम क्रोमेटोसिस, वो हो जाएगी, ठीक है। हीम क्रोमेटोसिस वो हो जाएगी, वो मसल्स को भी डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देगा। तो ये बहुत अच्छी चीज नहीं है, ज्यादा आयरन भी बहुत अच्छी चीज नहीं है। जो मीट लवर है ना, तो उनके दिमाग में ये चीज होनी चाहिए, बहुत आयरन भी उनके लिए अच्छा नहीं है। और वेजिटेरियन डाइट की एक अच्छाई ये होती है कि भगवान ने उसमें फिट करके भेजा है, कितना एब्जॉर्ब होना है, कितना एब्जॉर्ब नहीं होना है। दैट इज द थिंग, वेजिटेरियन डाइट को मैं सुपीरियर मानता हूं। जो बुक में लिखा है वो नॉन वेजिटेरियन है। वेजिटेरियन डाइट में ये होता है कि कौन कितना अमाउंट में एब्जॉर्ब होना है, कितने अमाउंट में एब्जॉर्ब नहीं होना है। खैर, यहां पर जब वो आता है तो यहां से ट्रांसफर हुआ। आज मैं आप लोगों को एक चीज मैंने नहीं ठीक से बताई, ये जो आयरन होता है ना, ये डायरेक्ट क्यों चला जाता है, दिस इज ऑलरेडी इन अ फेरस फॉर्म, ठीक है। ये जो नॉन वेजिटेरियन सोर्स से जा रहा है दैट इज ऑलरेडी इन द फेरस फॉर्म। ये फेरिक फॉर्म में नहीं होता है, सॉरी, ये फेरस फॉर्म में ही होता है, फेरस फॉर्म में ही होता है, इसलिए डायरेक्ट चला जाता है, उसको इतना कन्वर्जन की जरूरत नहीं पड़ती। यहां पर जाता है जो फेरिक फॉर्म वाला होता है वो क्या होता है, रिडक्टेज, ठीक है। रिडक्टेज एंजाइम, क्या नाम होता है पूरे एंजाइम का, फेरिक रिडक्टेज। फेरिक रिडक्टेज एंजाइम होता है, चलो, फेरिक रिडक्टेज एंजाइम होता है, वो रिड्यूस करता है, Fe3+ है तो उसको रिड्यूस कर देगा Fe2+ में, तभी तो उसका नाम है फेरिक रिडक्टेज। फेरस को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। फिर फेरिक रिडक्टेज से कहां गया, वो डाइवेलेंट मेटल आयन ट्रांसपोर्ट, ठीक है, डाइवेलेंट मेटल आयन ट्रांसपोर्ट। इसको आप अलग अलग बनाइए। डाइवेलेंट मतलब दो, जिसके अंदर दो वैलेंसीज हो, ठीक है, डाइवेलेंट Fe2+, ठीक है। तो मतलब कि ये डाइवेलेंट किसी कंपाउंड को जो कि डाइवेलेंट है, जो कि मेटल है, उसको क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है। कोई डाइवेलेंट है जो कि मेटल है
उसको ये क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो सीधा सा नाम इसका बता दिया, डाइवेलेंट मेटल ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब अंदर आ गया। अंदर आने के बाद दो चीजें होंगी भाई, बेसोलेटरल साइड में जाएगा या यहीं पर रह जाएगा। ड्यूडेनम में क्या होता है, ड्यूडेनम के अंदर ये फेरिटिन फॉर्म में स्टोर होता है। अब इसको भी समझने की कोशिश करिए कैसे फेरिटिन फॉर्म में स्टोर होता है। बॉडी इतनी आसान नहीं है, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज होती है। यहां पर एक जीन होता है, वो जीन एक्टिवेट हो जाता है जैसे ही आयरन आपकी बॉडी के अंदर घुस गया। दिस जीन इज एक्टिवेटेड। व्हाट हैपेंस इज, as soon as this gene activates, it start making a protein। ठीक है, एक प्रोटीन को वो बनाना स्टार्ट करता है। उस प्रोटीन का नाम होता है, क्या नाम होता है उस प्रोटीन का, एपोप्रोटीन। ठीक है, उस प्रोटीन का नाम होता है क्या, सॉरी एपोफेरेटिन। उस प्रोटीन का नाम होता है एपोफेरेटिन। ठीक, एपीओ, एपोफेरेटिन। ठीक है, ये क्लियर, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर है, सबको क्लियर है ना। तो ये एपोफेरेटिन क्या करता है, ये फेरेटिन पकड़ने का काम करता है, आयरन पकड़ने का काम करता है। फेरेटिन नहीं, आयरन पकड़ने का काम करता है। नाम है एपो और फेरेटिन। एपो मतलब विदाउट फेरेटिन, और अगर ये फेरेटिन को पकड़ लेगा तो उसको क्या कहेंगे, फेरेटिन। एपोफेरेटिन फेरेटिन पकड़ लेगा। जो भी फेरेटिन होगा वो या इस रास्ते से बाहर जाएगा या इसमें जाकर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, या इस रास्ते से बाहर जाएगा या फिर इसमें आकर के स्टोर हो जाएगा। अब जो यहां पर स्टोर हो गया, ठीक है, एपो फेरेटिन प्लस आयरन, यानी कि एपोफेरेटिन प्लस Fe2 प्लस इज नोन एज व्हाट, इज इक्वल्स टू फेरेटिन। समझ में आया, ये चीज क्लियर है। आयरन को पकड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, आयरन को पकड़ने का काम कर रहा है। If anybody doesn't understand anything, please raise your hand so that I can stop the lecture and explain it right there. ठीक है, ये आयरन को पकड़ने का काम कर रहा है। एपोफेरेटिन when it is capturing the iron or capturing the ferrous form of the iron, it is known as what, ferritin। ठीक है, it is known as ferritin। तो ये यहां पर हो गया। अच्छा, अब कुछ पार्ट यहां से बेसोलेटरल साइड पे भी चला गया। ठीक है, कुछ पार्ट बेसोलेटरल साइड पे भी चला गया। अब बेसोलेटरल साइड पे मसला है। क्या मसला है कि सर्कुलेशन में आयरन को वापस से फेरिक फॉर्म में आना है, Fe3+ फॉर्म में आना है। सर्कुलेशन में बॉडी तभी लेगी जब वो Fe3+ फॉर्म में होगा, ऐसे नहीं आएगा। हमने क्या किया, हमने Fe3 लिया, Fe3 लेके Fe2 किया, Fe2 लेकर के फिर हमने उसको Fe3 किया, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा मसला हो गया। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये कैसे सॉल्व होगा, ये ऐसे सॉल्व होगा कि बेसोलेटरल साइड पर एक और मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, यहां पे जो ये स्टार मॉलिक्यूल था इसका नाम क्या था, फेरिक रिडक्टेज। और यहां पर ये जो स्क्वायर मॉलिक्यूल इसका नाम हम रख देते हैं फेरिक ऑक्सीडेज। सिंपल, ऑक्सीडाइज कर रहा है यानी कि ऐड कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, रिडक्टेज है, तो इसका नाम हम कर देते हैं फेरिक ऑक्सीडेज।
और मजे की बात यह है इसका अपना नाम भी है। जिस साइंटिस्ट ने खोजा होगा उसने हेपहेस्टिन नाम का एक मॉलिक्यूल, इसको हेपहेस्टिन भी कहते हैं। ये क्या करता है? ये क्या करेगा? Fe2 को Fe3 में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, लेकिन इससे भी पहले यहां पर आने के लिए आयरन जो है पहले ट्रांसपोर्ट होगा ना, सर्कुलेशन में डायरेक्ट तो पहुंच नहीं जाएगा, पहले ट्रांसपोर्ट होगा। तो ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होता है? एक पोर्ट के थ्रू। एक पोर्ट होता है, पोर्ट मतलब समझते हो? एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के रास्ता, उसको पोर्ट कहते हैं। तो एक पोर्ट के थ्रू आयरन ट्रांसफर होता है। उस पोर्ट का नाम क्या होता है? फेरोपोर्टिन। फेरोपोर्टिन, ठीक है, उस पोर्ट का नाम होता है क्या? फेरोपोर्टिन। फेरोपोर्टिन से आयरन इधर गया पोर्ट के थ्रू, Fe3 आयरन गया, फिर हेपसिटिन ने उसको क्या किया? Fe2 में Fe2 फॉर्म में फेरोपोर्टिन से ट्रांसफर हुआ, फिर हेपसिटिन के पास वो कन्वर्ट हुआ किसमें? Fe3 में। Fe3 में जब ये कन्वर्ट होगा तब जो है ये सर्कुलेशन में जाने के लिए होगा, लेकिन अभी भी सर्कुलेशन में पहुंचा नहीं है। अभी भी इसको सर्कुलेशन में पहुंचने के लिए बहुत सारे बैरियर्स को क्रॉस करना है, क्योंकि ऐसे इसको बॉडी छोड़ नहीं सकती है। आयरन बहुत टॉक्सिक होता है, पागल किस्म का, नुकसान पहुंचा सकता है। तो फिर इसको जो है संभाल करके ये इस्तेमाल हो। अच्छा ठीक है, एक चीज हम आपको बताना भूल गए, बता देते हैं, अब बता देते हैं। ये जो एपोप्रोटीन होता है, एपोफेरेटिन होता है, ये एपोफेरेटिन भी किसी ना किसी के कंट्रोल में होता है। इसके ऊपर भी किसी ना किसी की आंख गड़ी होती है। किसकी आंख गड़ी होती है? एक हार्मोन होता है, एक एंजाइम होता है, उसकी जो है इस पे आंख गड़ी होती है। वो क्या होता है? दैट इज अ नेगेटिव रेगुलेटर। नेगेटिव रेगुलेटर मतलब इसको नेगेटिवली इफेक्ट करता है। ठीक है, वो इसको क्या करता है? नेगेटिवली इफेक्ट करता है। अच्छा, अब जैसे मान लो मुझको जो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, हीमोग्लोबिन मेरा कम है, ठीक है, ये क्या करता है? इसको बनने नहीं देगा, एपोफेरेटिन को बनने नहीं देगा, ठीक है, रोकता है। अच्छा, अब मुझको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो गया, तो मेरे बॉडी में एपोफेरेटिन के लेवल ज्यादा होंगे कि कम होंगे? लो होंगे। क्यों लो होंगे? हमको अभी स्टोर तो करना नहीं है, ठीक है, हमको आयरन स्टोर तो करना नहीं है, हमें तो सर्कुलेशन में जरूरत है आयरन की। मुझको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, एपोफेरेटिन ज्यादा बनेगा तो क्या होगा? वो बांध के पकड़ के रख लेगा, ठीक है, बांध लेगा, पकड़ के रख लेगा अपने पास बैग बना करके। हमको तो वो चाहिए नहीं। हमको क्या चाहिए? हमको तो जो है चाहिए कि आयरन निकल जाए, सर्कुलेशन में हमारे पास पहुंच जाए। तो ये जो नेगेटिव रेगुलेटर है एपोफेरेटिन पे एक्ट करेगा और उसको नेगेटिवली, उसको बनने नहीं देगा एपोफेरेटिन को, तो आयरन का स्टोर होने नहीं पाएगा, कम हो जाएगा। अच्छा, अब एक बात मान लो मेरे जो है आयरन बढ़ा हुआ है, ठीक है, बहुत ज्यादा हाई है, तो ये क्या करेगा? नेगेटिव रेगुलेट करेगा, इसका एक्शन कम हो जाएगा। किसी को आयरन किसी के बॉडी में सर्कुलेशन में बहुत है तो उसका ये कम हो जाएगा, स्टोर करेगा उसको, लेकिन अगर किसी का कम है तो ये जो है उसको रोक देगा। तो ये इसका बेसिक काम होता है। अच्छा, अब Fe3 जो होता है इसके अंदर पहुंच गया, सर्कुलेशन के अंदर। सर्कुलेशन में पहुंचने के बाद वो ऐसे खुला नहीं छोड़ देते हैं उसको, ठीक है। यहां हेपेटोसाइट्स है, हेपेटोसाइट्स
एक अपने मॉलिक्यूल को, प्रोटीन को रिलीज करता है, बोलता है जाके उसको पकड़ो, ऐसे खुला नहीं घूमना चाहिए। तो वो प्रोटीन क्या करता है, वो प्रोटीन इसको पकड़ के रखता है, ठीक है, वो प्रोटीन इसको पकड़ के रखता है, ठीक। इस प्रोटीन का नाम क्या होता है, जो हेपेटोसाइट रिलीज कर रहा है फेरेटिन, आयरन को पकड़ के रखने के लिए, आयरन के फेरिक फॉर्म को पकड़ के रखने के लिए, इस प्रोटीन का नाम होता है ट्रांसफेरिन। वही ही मदद करता है ट्रांसफर करने में। ट्रांसफेरिन नाम से ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए, जो मदद करे ट्रांसफर करने में, आयरन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद करे, दैट इज कॉल्ड व्हाट, ट्रांसफेरिन, ठीक है। तो ये ट्रांसफेरिन का काम क्या होता है, आयरन को बाइंड करने का। अच्छा, आयरन जो होता है ये प्लाज्मा में मिलता है, ये ट्रांसफेरिन जो होता है दैट इज फाउंड इन प्लाज्मा। और इससे आप क्या बता सकते हो कि सैचुरेशन लेवल कितने हैं आयरन के, ठीक है, आयरन का सैचुरेशन कितना है। आप लोग चाहे तो 0.1 है, नोट भी कर सकते हैं। आयरन इज ट्रांसपोर्टेड इन द प्लाज्मा बाय ट्रांसफेरिन, ठीक है। आयरन जो है ट्रांसपोर्ट होता है प्लाज्मा के अंदर बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसफेरिन। एंड नॉर्मली ट्रांसफेरिन जो होता है दैट इज मोर देन आयरन। नॉर्मली ट्रांसफेरिन जो होता है दैट शुड बी मोर देन आयरन। क्लियर हो रहा है? ट्रांसफेरिन जो होता है वो जो है आयरन से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। ऐसा क्यों हम बता रहे हैं? so that the saturation of iron shouldn't be occurring। मतलब कि ऐसा होता है कि मान लो अगर आयरन का लेवल ज्यादा है यहां पर और ट्रांसफेरिन कम है तो आयरन खुला घूमेगा, नुकसान पहुंचाएगा। तो इसलिए ट्रांसफेरिन का लेवल ज्यादा होना चाहिए। और नॉर्मली जो ट्रांसफेरिन होता है दैट इज 33% सैचुरेटेड। नॉर्मल सैचुरेशन शुड बी 33%। मान लो और 77% फ्री होना चाहिए। मान लो हमारे पास 1 2 3, ठीक है, एक ट्रांसफेरिन पे 2 आयरन जो है अटैच हो जाते हैं। मान लो ये जो है यहां पर आकर के अटैच हो गया, तो ये क्या होंगे, 2 ट्रांसफेरिन क्या होंगे, हमेशा खाली छूटे रहेंगे, किसी और की तैयारी में रहेंगे। तो ट्रांसफेरिन के बारे में बात कर रहे थे। ट्रांसफेरिन क्या करता है, ट्रांसफर, ठीक है। ट्रांसफेरिन का काम क्या होता है, ट्रांसफर। अब ट्रांसफेरिन के बारे में एक खासियत ये होती है कि ट्रांसफेरिन स्टोर्स जो होते हैं दैट इज 1/3 लोडेड बाय आयरन। ऑलवेज ट्रांसफेरिन स्टोर्स आर 1/3 लोडेड बाय आयरन, ठीक है। मान लो ये है 1 2 3 4 5 6, तो इसमें से आयरन जो होगा पहले वाले में ही होगा, बाकी हाइपोथेटिकल में बता रहा हूं। 6 में से मतलब 6 में से केवल 1/3 इन 2 पे जो है आयरन जो है आकर के बैठेगा। तो नॉर्मली जो होता है 33% सैचुरेशन होता है। नॉर्मल आयरन कितना लेवल कितना होता है, नॉर्मल सीरम आयरन लेवल कितना होता है, 100 से 120 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। नॉर्मल सीरम आयरन होता है
100 से 120 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, अब इस हिसाब से नॉर्मल ट्रांसफेरेंस लेवल कितना होना चाहिए? 300। ट्रांसफेरेंस लेवल कितना होना चाहिए? 300। ठीक है, 300 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर, 3 गुना ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि वो आयरन जो होता है दैट वो उससे उसका 1/3 हिस्से पे ही आयरन आ सकता है, उससे ज्यादा पे नहीं आ सकता, वो हमेशा ज्यादा होता है ट्रांसफेरेंस। अब अच्छा, एक कंडीशन है, अगर मान लो सीरम ट्रांसफेरेंट, ठीक है, सीरम ट्रांसफेरेंट जो है वो 100% सैचुरेशन हो जाए उसका। ठीक है, मान लो सीरम ट्रांसफेरेंट का सैचुरेशन 100% हो जाए, तो सीरम आयरन कितना होगा? हाँ, बाकी लोग नहीं बोल रहे हैं, सबकी मैथ कमजोर है क्या है? तो सीरम, अगर सीरम ट्रांसफेरेंट, जनरली सीरम आयरन क्या कितना होता है सीरम ट्रांसफेरेंट का? 1/3। ठीक है, मतलब इसका 1/3 ही सैचुरेशन होता है सीरम ट्रांसफेरेंट और सीरम आयरन के बीच। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये पहले बताओ। हो रहा है ना, है ना? मतलब कि सीरम आयरन आर ओनली 1/3 अटैच टू द ट्रांसफेरेंट। जितना सीरम ट्रांसफेरेंट है उसका उसके 1/3 ही जो है सीरम आयरन उस पर अटैच होता है। ठीक है, ठीक है, यू आर गेटिंग इट डेफिनेटली? ठीक है, अब अगर सीरम ट्रांसफेरेंट 100% सैचुरेट हो जाए तो मतलब सीरम आयरन कितना हो गया? सीरम ट्रांसफेरेंट तुम्हारा 300 है ना, और सीरम आयरन तुम्हारा 100 है। लेकिन अगर मान लो सीरम ट्रांसफेरेंट तुम्हारा 100% सैचुरेशन पे आ जाए तो सीरम आयरन कितना होना चाहिए? ये क्लियर नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है क्लियर? नहीं हो रहा। नॉर्मली ट्रांसफेरेंट आर 33% सैचुरेटेड, ये तो क्लियर है। ठीक है, नॉर्मली ट्रांसफेरेंस आर 33% सैचुरेटेड। ठीक, अब नॉर्मल लेवल ऑफ सीरम आयरन कितना है? नॉर्मली सीरम आयरन 100। ठीक, देयरफॉर व्हाट शुड बी द नॉर्मल लेवल ऑफ ट्रांसफेरेंट? क्लियर नहीं है? नॉट गेटिंग इट? हाँ, क्लियर है? ये क्लियर है? हाँ बोलो तो आगे बढ़े। ठीक है, क्लियर है? ठीक, तो मतलब ये सीरम आयरन क्या है, उसका जस्ट 1/3 होता है। अब अगर मान लो ट्रांसफेरेंट लेवल 100% सैचुरेटेड है तो इसका मतलब सीरम आयरन कितना होगा? 300 होगा, 300 होगा, क्योंकि वो 300 आयरन जो है 300 जो है आयरन जो है पूरे पूरे सैचुरेट हो गए ना, तो जितना ट्रांसपेरेंट होगा उतना ही तो वो होगा। मतलब ट्रांसपेरेंट तुम्हारे 300 है, सीरम तुम्हारा आयरन 100 है। अगर मान लो सभी में ट्रांसपेरेंट पे जाकर के आयरन बैठ गया तो इसका मतलब कितना आयरन हो गया? 300 हो गया, जितना ट्रांसपेरेंट उतना ही आयरन है। ठीक है, तो टोटल बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ ट्रांसपेरेंट इससे निकल करके आती कितनी होती है? टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी
TIBC देखते हो गए पैरामीटर में TIBC। तो TIBC क्या होता है? TIBC होता है कि कितने आयरन को ट्रांसफेरिन एक साथ अपने ऊपर बाइंड कर सकता है। टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी मतलब होता है कि कितने आयरन्स को, कितने Fe, ठीक है, कितने आयरन को ट्रांसफेरिन अपने ऊपर बाइंड करवा सकता है। कितने आयरन को बाइंड करवा सकता है? टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी कितनी हो गई? 300 से 350 या 300 तक। ठीक है, ये क्लियर है? कंसेप्ट क्लियर है? तुमको क्लियर है? क्लियर है ना? बहुत धीमे से गर्दन हिल रही है क्योंकि तुमको क्लियर है? ठीक। अब इसका यूज कैसे है? जब आयरन स्टोर मान लो डिप्लीटेड है, व्हेन द आयरन स्टोर्स आर डिप्लीटेड, जैसे कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगी, आयरन स्टोर डिप्लीट हो गए, तो ये ट्रांसफेरिन का काम क्या होता है? बोन मैरो में लेके जाना, आयरन को लेके जाएगा, तभी तो वहां हीम और ग्लोबिन मिलकर के हीमोग्लोबिन बनाएंगे और सब मसाला तैयार होगा, और फिर तभी तो वो और आगे काम करेगा। एरिथ्रोपोइसिस कराने में मदद करता है, तो एरिथ्रोपोइसिस के लिए उसको पहले वहां जाना जरूरी है। अब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में क्या होता है कि जो ट्रांसफेरिन लेवल है और ट्रांसफेरिन सिंथेसिस है वो बढ़ जाती है। ट्रांसफेरिन की जो सिंथेसिस है वो बढ़ जाती है। आयरन डेफिशिएंट है, आयरन जो है कम हो गया है, और ट्रांसफेरिन का जो है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं बड़बड़ा रहा हूं ऐसे। आयरन डेफिशिएंसी होगा तो क्या होगा? साफ साफ बोल रहा है ना, आयरन कम है, आयरन कम हुआ तो ट्रांसफेरिन का लेवल क्या हुआ? ऑटोमेटिकली उसके मुकाबले तो ज्यादा हो गया। ठीक है, ठीक। तो ट्रांसफेरिन लेवल खूब अमाउंट में उसमें ब्लड में हमारे आ गया, प्लाज्मा में हमारे आ गया। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी क्या हुई? बढ़ गई। बाइंड करने की क्षमता ट्रांसफेरिन के अंदर क्या हो गई? बढ़ गई। वो बहुत सारे आयरन को एक साथ बाइंड करके ले जा सकता है। उसके पास तो जगह जगह खाली हो गई ना, घर छोड़ के चला गया और घर में जगह खाली हो गई, कमरा खाली। तो ये इसमें क्या होता है? टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है, और जैसे ही आयरन स्टोर, जैसे when the iron stores are replaced, that is anemia of chronic disorder या chronic diseases, there is decreased synthesis of transferrin that result in decreased total iron binding capacity. कुछ एनीमिया होते हैं, क्रॉनिक डिसऑर्डर, मान लो कि कहीं ट्रॉमा हो गया या कहीं कुछ क्रॉनिक कोई डिसऑर्डर चल रहा है, तो क्या होता है? बोन मैरो हाइपर एक्टिव हो जाती है। ठीक है, क्रॉनिक डिसऑर्डर है, बोन मैरो काफी हाइपर एक्टिव हो जाती है, हीमोग्लोबिन खूब बॉडी एब्जॉर्ब भी खूब करने लगती है, आयरन अपना फेरेटिन लेवल भी छोड़ देती है, फेरेटिन को भी जो है रिलीज कर देती है, भाई तुम जाओ काम करो। तो आयरन की क्या हो जाता है? ट्रांसफेरिन की सिंथेसिस क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है क्रॉनिक डिसऑर्डर्स में। ट्रांसफेरिन और टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी? अरे आयरन ज्यादा हो गया तो क्या हो गया? कम हो जाएगी, बढ़ नहीं जाएगी, कम हो जाएगी। अगर आयरन ज्यादा हो गया तो टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये कंसेप्ट क्लियर है? ठीक है, ये हो गया। अब ये सब तो हो गया, अब ट्रांसफेरिन क्या करेगा? ट्रांसफेरिन यहां से जाएगा कहां? बोन मैरो पे। ठीक है, बोन मैरो पे जाएगा। बोन मैरो में जाने के लिए मैं एक एरिथ्रोब्लास्ट बना देता हूं बोन मैरो के अंदर। ठीक है,
ये एक एरिथ्रोब्लास्ट हो गया। हीमोग्लोबिन लेकर बोन मैरो की एरिथ्रोब्लास्ट में यहां पर क्या होता है, ट्रांसफेरिन रिसेप्टर। ठीक है, यहां पर होता है ट्रांसफेरिन रिसेप्टर। ये आ गया यहां पर अटैच हो गया, ट्रांसफेरिन लेकर के आ गया आयरन को पर्सनली ट्रांसफेरिन रिसेप्टर पे एरिथ्रोब्लास्ट के पास। ठीक, और उस पे क्या होता है, ट्रांसफेरिन रिसेप्टर। रिसेप्टर का काम क्या होता है, रिसेप्ट करना, सीधी सी बात। जैसे ही वो रिसेप्टर पे जाएगा, रिसेप्टर के अंदर वाला जो पार्ट है, मेम्ब्रेन के अंदर वाला एक पार्ट होता है जिसको कहते हैं कैलेथ्रिन। एक कॉम्प्लेक्स होता है, एक प्रोटीन होता है कैलेथ्रिन। कैलेथ्रिन वो एक्टिवेट हो जाएगा, कैलेथ्रिन विल बी एक्टिवेटेड। और कैलेथ्रिन जैसे ही एक्टिवेट हो जाएगा, वो क्या करेगा, इसको अपने पास अंदर एक इस तरीके का लूप बना लेगा। इस मैकेनिज्म को क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस हो जाएगी। ठीक है, ये पूरा कॉम्प्लेक्स अंदर चला जाएगा, एंडोसाइटोसिस। यहां पे एंडोसाइटाइज्ड साइटोस हो गया। ठीक है, अंदर पहुंच गया। अब जैसे ही ये अंदर पहुंचा तो अंदर तीन चीजें हैं, ट्रांसफेरिन, आयरन एंड ट्रांसफेरिन रिसेप्टर। ठीक है, ट्रांसफेरिन है, क्या क्या अंदर, ट्रांसफेरिन है, ट्रांसफेरिन रिसेप्टर है, उससे लगा हुआ क्या है, ट्रांसफेरिन है, और उसके अंदर क्या है, आयरन है। ठीक, ये चीजें हैं, ये तीनों चीजें अंदर एक गोले के अंदर, गुब्बारे के अंदर बनी हुई है। अब इसका क्या काम, किसी भी सेल के अंदर जाओगे तो बेसिक एपोप्टोसिस पढ़ी होगी आप लोगों ने, एपोप्टोसिस का काम है ना। तो उसमें क्या होगा, लाइसोसोमल इंजरी चालू हो जाएगी, लाइसोसोम आएंगे वहां पे, सेल के अंदर लाइसोसोम होते हैं, बोलते हैं ये कहां से आ गया, अब इसको मैं नहीं छोड़ूंगा। वो आ गया, उसने इसको डाइजेस्ट कर लिया, इस गुब्बारे को डाइजेस्ट कर लिया। इस पूरे गुब्बारे को डाइजेस्ट करके इसने क्या रिलीज कर दिया, सबको अलग अलग करके आयरन को रिलीज कर दिया। ठीक, आयरन यहां आ गया। अब जब आयरन यहां पर आ गया तो यहां पर एक पास में एक इस तरीके का वो है सेलुलर स्ट्रक्चर, उसका नाम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, दो चीजें मिलेंगी इससे। सबसे पहली चीज, कैसे होता है, कैसे बनता है हीमोग्लोबिन, बायोकेमिस्ट्री वाले कहां पर हैं, बंद करो दरवाजा। बायोकेमिस्ट्री वाले कहां पर हैं, कौन कौन है बायोकेमिस्ट्री वाले, हाँ भाई। हीमोग्लोबिन कैसे बनता है, हीमोग्लोबिन बनने का क्या प्रक्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया में कैसे बनता है। सर उसकी पहचान होती है अल्फा एंड बीटा हीमोग्लोबिन सर। अरे यार मैकेनिज्म बताओ, कौन सा एंजाइम यूज होता है, कौन सा अमाइनो एसिड, हाँ नहीं सब गलत गलत बता रहे हो, पूरी साइकिल बताओ। बायोकेमिस्ट्री में यार पढ़ना क्यों पड़ेगा, हम इतने साल बाद याद रख रहे हैं, तुमको अभी भूल गए हैं, क्या पढ़ रहे हो उसको, सक्सिनाइल कोलिन, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, उसको हम लोग याद करते थे थोड़ा सा, ग्लाइसिन, स्टार्ट करो, सक्सिनाइल कोलिन प्लस ग्लाइसिन, तो सक्सिनाइल कोलिन, सक्सिनाइल कोएंजाइम है, सॉरी सक्सिनाइल कोएंजाइम ए किससे मिलेगा, ग्लाइसिन से। एक हम बेसिक बता दे रहे हैं आपको, ये ग्लाइसिन से बनेगा, मिलेगा। ग्लाइसिन से मिलने के बाद ये क्या बनाएंगे, ALA, एमाइनो लेवुलिनिक एसिड। तो दो अमाइनो लेवुलिनिक एसिड जो मिलकर के, दो अमाइनो लेवुलिनिक एसिड +2 कर दो, ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, पायरोल रिंग। पायरोल रिंग, पायरोल रिंग कैसी होती है, इस तरीके से। ठीक,
ये पायरोल रिंग होती है। अब एक अमाइनो लेवोल्यूनिक एसिड ये ले, 2 पायरोल रिंग बनाता है, तो 2 कितने बनाएंगे? 4 बनाएंगे, तो 4 पायरोल रिंग। ठीक है, 4 पायरोल रिंग मिल जाएंगी, मिल करके क्या बनाएंगी? एक साथ सब जुड़ जाएंगे तो क्या बनाएंगे? एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे जिसका कि नाम होता है प्रोटोपोर्फायरिन। प्रोटोपोर्फायरिन, पोर्फायरियाज, जो आयरन का आगे जो चैप्टर्स होते हैं उसमें आपको पोर्फायरियाज डिजीजेस है, पोर्फायरियाज बच्चों में होती है, इसी की उसकी वजह से पोर्फायरियाज। तो ये आपके 4 मिलकर के क्या बनाएंगे? पोर्फायरिया, प्रोटोपोर्फायरिन। ये प्रोटोपोर्फायरिन बनाएंगे 4 पायरोल रिंग मिलकर के। और ये 4 पायरोल रिंग क्या होगा? अंदर, ये अंदर ही चल रहा है सब, ये अंदर जाकर के क्या करेंगी? जो आपका हीम है ना, हीम, ये आयरन वाला फॉर्म, इसको पकड़ लेंगे, इसको बीच में बैठा लेंगे अपने पास। ठीक है, वो अभी जो बोल करके गया है ना, इसको हीम को जो है अंदर पकड़ के अपने पास बैठा लेंगे। और माइटोकॉन्ड्रिया से फिर इसको बाहर की तरफ फेंक देंगे। जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर की तरफ आएगा तो इसमें 2 कंपोनेंट होते हैं, एक तो हीम में हीम और ग्लोबिन। तो ये तो आपका हीम बना दिया। अब ग्लोबिन कहां से आएगी? तो ग्लोबिन के लिए जो है ग्लोबिन चेन, एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन चल रहा होगा न्यूक्लियस में, तो वहां से ग्लोबिन चेन आएगी। तो वो ग्लोबिन चेन क्या करेगी? इसके साथ मिल करके कॉम्प्लेक्स बनाएगी, इसका नाम क्या होता है? हीमोग्लोबिन। तो ये है आपका जो है, ये कुछ समझ में ना आया हो तो मुझे भूल चूक हो तो माफ कर दीजिएगा।